नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ रुके थे और इस पे बात की थी कि जो हाइड्रोग्राफ है वो आपका कैसे बदलता है, कि जब कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है जिस एरिया में और आपने जो नदियों का बहाव है, जो उसका रास्ता है वो नहीं रोका है, तो उसमें उस संदर्भ में उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये हम लोग बात किए थे कि नॉर्मल अगर हमारे पास जो है रेनफॉल का जो वर्षा हो रही है वो पीरियड इतना है और उसके बाद उसका हाइड्रोग्राफ बहुत आसान तरीके से हम लोग कहें स्मूथ रहता है, इतना ज़्यादा पीक नहीं रहता, तो वो समय लेता है फ्लडिंग स्टेट में जाने के लिए, कोई भी नदी होगी या स्ट्रीम होगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन किया है वहाँ पे और कुछ रास्ते रोक दिए जहाँ पे उसको रास्ता मिल नहीं रहा है जाने के लिए पानी को, तो वहाँ पे आपका जो है वो बहुत जल्दी आप फ्लडिंग स्टेट में आ जाएगी वो स्ट्रीम या रिवर। तो ये चीज़ें बताई गई थी। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि टाइम लैग जो है वो आपका यहाँ पे ज़्यादा है जब ओरिजिनल जो था नदी का, लेकिन उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद ये बहुत ही जल्दी आपका ये हो गया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि ये टाइम है आपका और ये डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज जो है वो बहुत जल्दी फ्लडिंग स्टेट में आपका नदी में आ जाएगा करके। तो ये एक उदाहरण और भी है जिसमें बताया गया है कि पहले जो है वो नेचुरल फ्लड प्लेन था, वो ये आपका था, लेकिन बाद में जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो है उस एरिया को ऑक्यूपाई किया गया या तो रीफिल किया गया उसको और वो करके उसको ऑक्यूपाई किया गया। ये बहुत जगह करते हैं करके। तो उस वजह से जो फ्लडिंग आपका जो पानी का लेवल था वो काफ़ी दूर तक फैलने लगा और ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो नेचुरल चैनल एंड फ्लड प्लेन जो था आपका ये था पहले। फिर आपका जो हाइट है ऑफ 25 ईयर्स ऑफ फ्लड वो यहाँ तक आ रहा था आपका, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन किया गया, जब उस एरिया को भरा गया या तो ऑक्यूपाई किया गया और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन किया गया, तो आपका जो लेवल ऑफ फ्लड था वो काफ़ी बढ़ गया। तो ये जो है कि दूर दराज इलाकों में भी इनंडेशन हुआ उसमें और ये चीज़ें देखी गई है। अब ये एक उदाहरण है हमारे जो हम लोग कहते हैं गुजरात में, ये अहमदाबाद का एक फ़ोटोग्राफ है। ये काफ़ी साल पुराना है, जहाँ पे वर्षा होने के कारण तुरंत ही उसको उस एरिया में फ्लडिंग हो गया। और बेसिकली जो इश्यू यहाँ पे है वो हमने पहले लेक्चर्स में बात की थी कि डिस्चार्ज जो है वो हम लोग ड्रेनेज हमारी प्रॉपर नहीं है, तो हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है और तो कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग अगर इतनी वर्षा हुई तो उसको तुरंत ही ड्रेन कर दे। तो ये सिटी में जिसको हम लोग कहते हैं अर्बन फ्लडिंग, तो ये केस था। कुछ ही समय वर्षा हुई थी लेकिन पानी सब जगह भर गया और आवाजान थी वो जो सारे सब कुछ उसमें तकलीफ़ें आ गई हमारी। अब फ्लड जोनिंग जो है वो इसी तरह से की जानी चाहिए कि आपका जो है वो एक्टिव फ्लड प्लेन है कि नहीं है। जैसे एक लेक्चर में हमने आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे कोरोना इमेज दिखाई थी इंडो गैंजेटिक प्लेन की, कि जहाँ पे हमारे पास एक्टिव फ्लड प्लेन है और उसके बाद वहाँ पे उस एरियाज़ में हमको नहीं टच करना है, लेकिन जहाँ टेरेसेस हैं, जो कि एलिवेटेड एरियाज़ हैं, उस पे आप जा सकते हो। तो ये फ्लड जोन 1 है। ये जोन अपने हिसाब से भी बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को ये देखना है कि हमें ये फ्लड से कितना अफेक्ट होगा, कितना रिस्क है करके। तो प्रोहिबिट डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स विद इन द फ्लड प्लेन। तो मतलब आपका अगर ये सेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं करके रिवर का, तो ये आपका एक एक्टिव फ्लड प्लेन है और ये टेरेसेस हैं जो हमने बात की थी कि टेरेस हो गई आपका। तो ये तो आपका टेरेस हो गई। अब ये वाला जो है ये एक्टिव फ्लड प्लेन होगा आपका, ये एक्टिव फ्लड प्लेन है। तो यहाँ पे आपका जो है कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि अगर बिजनेसेस और रेसिडेंशियल एरियाज़, हम ज़्यादातर ये देखा गया हमारे देश में कि रेसिडेंशियल एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल फ्लड प्लेन पे हम लोग बैठ जाते हैं और नदी के किनारे बनाए जाते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द चैनल डेप्थ ऑल्सो। तो ये है कि अगर आपकी चैनल डेप्थ जो है, क्योंकि चैनल डेप्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी। मान लो कि आपके पास ये एक स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, अब ये पूरा आपका भरा हुआ है करके, तो जैसे ही फ्लडिंग आएगा तुरंत आपका ये स्पिल ओवर करेगा ऊपर। तो ये इम्पॉर्टेंट है और कहीं पे बहुत सारे एरियाज़ में इसको भी देखा गया है कि ये चैनल डेप्थ को हमेशा मेंटेन किया जाता है करके। तो ये मेंटेन जो है इसको हम लोग कहेंगे रिवर ट्रेनिंग।
रिवर ट्रेनिंग भी कहें, या तो इसको हम लोग कहें कि ये एक शॉर्ट ऑफ एन एरिया में मटेरियल निकालना, जो ड्रेजिंग खनन करते हैं जो वो भी करते हैं, लेकिन वो खनन जो है साइंटिफिक वे में होना चाहिए, ये जानते हुए कि कितना डेप्थ हमको देना है वहाँ पे और कितना ज़रूरी है। ये पास्ट फ्लड से भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी रिलेटिवली लो इन सच एरियाज। ये जोन 2 है आपका। इसमें अगर चैनल डेप्थ आपका जो है वो लेस देन 1 मीटर है आपका, तो वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन। तो इसी तरह से ये जोनिंग है, जो कि मैंने कहा कि आपको सारा दूसरे भी चीज़ें लेके साथ में चलना है कि आपकी फ्लो डेप्थ एक हो गया जो कि हम लोग करते हैं चैनल वाली, और दूसरा जो है कि हमारे पास उस एरिया में कितने इंटेंसिटी के फ्लड्स आए हैं, तो उसको भी हमको लेके चलना होगा जब हम लोग फ्लड जोनिंग करें, और कितना एरिया जो है वो इनंडेट हो सकता है करके। अब जोन 3 क्या कहता है? डाइसेक्टेड अपलैंड्स एंड lowland slopes, drainage channels where both erosional and depositional process are operative along gradient of generally less than 5%। ये बात जो हमने कही थी आपको, ये उससे रिलेट होती है जहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम्स ज़्यादा हैं करके, लोअर ऑर्डर स्ट्रीम्स ज़्यादा हैं, तो उस एरिया में भी आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपका बहुत जल्दी जो है ये फ्लडिंग स्टेट में आ जाएगा करके। अब जो है कि सिमिलर टू फ्लड जोन 2 बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपको इसी में लेना पड़ेगा। तो ये कुछ जोनिंग के बात है, जो कि हम लोग अगर जोन 4 में जाते हैं तो स्टीप ग्रेडियंट ड्रेनेज कंसिस्टिंग ऑफ इंसाइज चैनल्स, ठीक है। तो आपका जो चैनल ग्रेडियंट है वो भी आपका मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें लेके आपकी फ्लड जोनिंग करनी है, और मेनली जो है स्टीप ग्रेडियंट जो मिलेगा वो हमको माउंटेन फ्रंट के पास मिलेगा। और इस एरिया में ये भी हो सकता है, जो हमने एक बात की थी अलूवियल फ़ैन की, जो हज़ार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, कि क्लोज टू द फ्रंट जो हैगा वहाँ पे जो है आपके कोर्सर बेड लोड होगा। तो ये एरियाज़ को भी आपको ध्यान रख के चलना है करके। फ्लड कंट्रोल्स काफ़ी आसान है करना, हालांकि इसमें पैसा लगता है, क्योंकि आपको चेक डैम्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे आप कंट्रोल कर सको कितना पानी। लेकिन कभी कभी यही डैम्स में ज़्यादा पानी होने के कारण हम लोग कहते हैं मैन मेड हैज़ार्ड। और ये 2006 के आसपास, अभी तो स्लाइड्स हैं नहीं हमारे पास, लेकिन हम बात उसकी करते हैं। 2006 में गुजरात में एक शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, सूरत करके है। तो वहाँ पे वर्षा तो हुई नहीं, लेकिन उसके कैचमेंट एरिया में वर्षा हुई। अब वो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी पे जो डैम था उसमें इतना अधिक पानी आ गया, तो उन्होंने पानी रिलीज़ किया। अब पानी रिलीज़ किया, इसमें अगेन हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोस्टल जोन के पास है ये रीजन, बहुत दूर नहीं है कोस्ट से। तो वहाँ पे जो हाई टाइड आई उसी समय उन्होंने पानी रिलीज़ किया, तो उस वजह से पूरे शहर में पानी भरा। तो कभी कभी ये जो कंट्रोल की बात करते हैं हम लोग, चेक डैम्स बनाए या तो आपने उसको कंट्रोल किया। ऑफ कोर्स चेक डैम्स बनाने से आप उसको और भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे विभिन्न चीज़ों में, एग्रीकल्चरल है, इरिगेशन हम लोग जो बात करते हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं कहीं पे दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि इस तरह की अगर चीज़ें नहीं देखी गई प्रॉपरली, जो कि हाई टाइड के समय छोड़ना था कि नहीं छोड़ना था, तो ये सब चीज़ें हैं। ये आजकल जो है इसको काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है, जब से हम सैटेलाइट डेटा को उसमें लाया है, रिसर्च में किया है करके। तो ये काफ़ी ब्रह्मपुत्र का है, और ये वर्षा से पहले है आपका, और ये वर्षा के समय है करके। तो ये पता अंदाज़ा लग सकता है आपको कि क्या उसमें एरिया में रेनफॉल इंटेंसिटी होगी। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे ये उसी पे है कि अगर फुट हिल्स में है तो आपका कोर्सर बेड लोड आ सकता है। और आजकल जो बात हो रही है वो अभी जितने भी हाइडल पावर स्टेशन कह लो या हाइडल पावर स्टेशंस, उसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हो गई कि उस वहाँ पे जो कहते हैं ग्लॉफ, ये जो है आपका ग्लेशियल फ्लो, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट करके, ऐसे ये शायद ग्लॉफ करके जो भी है, तो इसको देखा गया है कि वहाँ पे उसकी वजह से ग्लेशियल लेक्स जो हैं उससे वो बर्स्ट होने से क्या फ्लडिंग होगा, और क्या इंटेंसिटी के, मतलब इंटेंसिटी से पानी आएगा, और
उसका बेड लोड क्या होगा, ये बहुत मायने रखता है और इसके लिए काफ़ी डिटेल में स्टडी हो रही है। तो हम लोग कुछ काम करने की कोशिश में हैं NHPC के साथ, जो तिस्ता रिवर के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी डेंजरस है फ्लड में कि किस तरह का मटेरियल आएगा वहाँ पे और उससे क्या नुकसान हो सकता है करके। तो ये 2 तस्वीरें हैं आपके पास जिसमें दिखाया गया है कि ये आपका एक छोटा सा घर है और उसके बाद जब बोल्डर आया, जब फ्लड में, तो ये पूरा ख़त्म हो गया आपका यहाँ पे। तो ये भी इफ़ेक्ट जो हैं और इससे क्या रिस्क हैं उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए करके। ये एक एरिया है, जिस तरह से मैं बता रहा था आपको कि हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, उसको इंक्लूड नहीं करते। ये तस्वीर जो है जहाँ पे ये वाली देख रहे हैं आप करके, ये वाली परमाणु करके एक जगह है, कालका जी के ऊपर है, कालका यहाँ पे है कालका, और ये परमाणु जो कि आपका पिंजौर से होते हुए जाते हैं हम लोग ऊपर करके। अब ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो हमने बात की थी टेरेसेस की, ये तो आपकी रिवर होगी, तो रिवर ये इस तरह बह रही है आपकी, ये आपकी टेरेस है, ये एक टेरेस है, इसको हम लोग T0 कह देते हैं करके, और ये वाली जो है ये T2 है यहाँ पे, ये, और या तो T1 हम लोग कहें इसको। तो ये आपकी टेरेस है। अब इसका हम अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका करके, ये आया करके, फिर ये आपका ये, और ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आप रेल ट्रैक है, और ये रेल ट्रैक जो है ये आपका शिमला जाता है, जो इस पे बैठा हुआ है रेल ट्रैक, ये शिमला वाली लाइन है करके। अब आगे देखिए कि क्या इसमें हुआ। ये तस्वीर काफ़ी पुरानी है, करीब करीब मुझे लगता है कि 40-50 साल पुरानी तस्वीर है, और अब ये डेट भी है इसकी, अराउंड 78 में ली गई थी। तो 78 में ये तस्वीर ली, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा जो हम लोग टेरेसेस देख रहे हैं करके। अब मैं दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। तो यूजुअली जो हमने बात की कि हम लोग को लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो फ्लड प्लेन एरियाज़ हैं, एक्टिव फ्लड प्लेन हैं, और अगर चैनल की विड्थ कम है और चैनल की डेप्थ कम है, तो उस एरियाज़ को, एडजेसेंट एरियाज़ में हमको रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन नहीं करने देना चाहिए, बिजनेस कंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए करके। तो अभी दूसरी तस्वीर आप देखें ये वाली। अब ये दोनों तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट एंगल से है, लेकिन उसी एरिया की है करके, जो कि आप थोड़ा सा इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये जो माउंटेन रेंज है ये लेसर हिमालयाज़ की है, ये वाली चोटी देखिए आप करके, ये सेम है, और ये रेल ट्रैक है आपका, और ये भी रेल ट्रैक है आपका। अब 78 में, और ये 2000 की तस्वीर है, सन 2000 में ली गई है। आप देखेंगे तो ये वाला जो ट्रैक है ये, और ये जो टेरेस है वो ये वाली है, ये टेरेस जो हम लोग कह रहे थे कि T1 जो है, ये T1 है आपका, तो ये T1 है यहाँ पे, और ये नीचे वाला जो है ये T0 है, ये वाला। अभी T0 में आप देखेंगे कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, ये सारे घर बने हुए हैं यहाँ पे। दूसरी भी एक और तस्वीर है जिसकी आपको क्लैरिटी और मिलेगी यहाँ पे देखेंगे तो ये सेम एरिया है, ये चोटी सेम है आपकी, जो रेंज देख रहे हैं वो ये सेम है करके। तो अब लो लाइंग एरियाज़ में आप देखेंगे कि इवन रिवर बेड तक के हुए घर बैठा दिए गए यहाँ पे। तो ये जो है ये हमको सीधा सीधा ये दर्शाता है कि मान लीजिए अगर ये एरिया जो है ये फ्लडिंग स्टेट में ये चैनल जो है फ्लडिंग स्टेट में आ जाती है और ये एरिया में इनंडेशन हो रहा है, तो ये सारे जो घर हैं इनको ये अफेक्ट करेगा। और ये चीज़ जो है ये हम लोग को ध्यान में रख के चलनी है। और हम लोग अमूमन ये सुनते हैं कि लो लाइंग एरियाज़ में काफ़ी इनंडेशन हुआ, काफ़ी लोगों के घर डूब गए, काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग रिवर डायनेमिक्स को नहीं समझते हैं ठीक से, और उससे जो भी हज़ार्ड और रिस्क है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं करके। अब जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आजकल रिमोट सेंसिंग डेटा जो है वो काफ़ी कारगर हो रहा है, और ये कुछ है सैटेलाइट इमेजेस जो इसमें डिजिटल गेजिंग स्टेशंस को यूज़ करके ये देखा गया है कि कौन से एरिया में फ्लडिंग हुआ। और ये मैप्स जो हैं वो ये दरमुत फ्लडिंग ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ इससे भी अवेलेबल है, हमारे देश के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पूरा
आपका वो लिया हो गया कि पिछले फ्लड्स जो थे उन्होंने कितना एरिया को इनंडेट किया था करके। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लडेड लैंड्स इन 2003 है, 2002 है, 1998 है। तो ये कुछ एरिया जो है ये आपका गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है, लेकिन ये मोस्टली ये इनंडेट हुआ है यहाँ पे और इस एरिया में काफ़ी इनंडेशन है करके। तो इसी तरह से एक कोसी का हमने एक चर्चा की थी। तो ये 2003 का 3 से लेके आपके पास 1997 तक है, ये सारा इनंडेशन दिखा रहा है कि 2003 में कितना था। तो इस हिसाब से भी आप अपना एरिया को डिमार्केट कर सकते हैं कि कितना एरिया इन वर्षों में इनंडेट हुआ है। तो ये भी एक उसी की तस्वीर है। तो इससे आइडिया आपको तुरंत लग जाएगा। और ये तो काफ़ी बढ़िया वो दिखाया गया, क्योंकि ये 2009 में कोसी में आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, आप इसको ध्यान से देखें ज़रा करके। जो हमने बात भी की थी कि ये एक कोसी जो है आपका एक फैन टाइप बना रहा है करके, और इसमें काफ़ी मल्टीपल चैनल्स हैं इसके। और ये चैनल्स जो हैं और ये एरिया जो है ये काफ़ी बार ये शिफ्ट हुई है कोसी रिवर। तो ये 2009 में जो है, जो कि जो ग्रीन से दिखाया गया यहाँ पे, ये 2009 में इसने ये वाली चैनल से फ्लो करना शुरू किया था। और साइड का जो एरिया है इसका, जो वेस्टर्न पार्ट है, वो तो काफ़ी इनंडेट हुआ था। तो बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि कितना एरिया इनंडेट होगा। और भी डिटेल स्टडीज़ ज़रूरी है, लेकिन बेसिक जो है फंडामेंटल हम लोग कह रहे हैं, एक तो आपका स्लोप ग्रेडियंट क्या है उस एरिया का, डेंसिटी क्या है ड्रेनेज की, कौन से ऑर्डर की स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे, स्लोप क्या है, तो ये ग्रेडियंट भी हमको लेके चलना है। और क्या हमारे पास सफिशिएंट ड्रेनेज अवेलेबल है अगर हम सिटीज़ की बात करते हैं या तो टाउन्स की बात करते हैं उस एरियाज़ में। जैसे मैंने अहमदाबाद का दिखाया उसमें इश्यूज़ हैं करके। तो ये गेजिंग स्टेशंस हैं, डिजिटल गेजिंग स्टेशंस हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं करके। हालांकि लैंड में भी हैं, लेकिन आपको डिजिटल गेजिंग स्टेशंस भी हैं करके। अब फ्लड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि आपका एम्बैकमेंट्स बनाएं जिससे कंट्रोल हो, लेवीज़ बनाएं। लेवीज़ की हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक स्लोप है, तो अगर यहाँ पे आपने लेवी बना दी तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सेफ़ भी कर सकते हैं इन द सेंस। फिर आपका ये विंग डाइक्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये पार्ट ऑफ द रिवर ट्रेनिंग है आपका। तो ड्रेजिंग की बात हमने की अभी कि चैनल डेप्थ है वो हमको प्रॉपर करनी चाहिए। एक और भी ये चलता है कि अगर मान लीजिए कि किसी ड्रेनेज बेसिन में, अगर किसी नदी के ड्रेनेज बेसिन में अधिक पानी आ रहा है, तो वो पानी को हम डाइवर्ट करें और दूसरी नदियों में ले जाएं, ताकि वो आगे डाउन स्ट्रीम जो है लोअर रिचेज़ में, या तो हम लोग कहें कि डाउन स्ट्रीम में, वो फ्लडिंग स्टेट में ना आए और तो फ्लड से हम लोग उस एरिया को बचा सकें। तो ये रिवर लिंकिंग भी आजकल काफ़ी कारगर साबित हुआ है करके। इंजीनियरिंग मैंने कहा जैसे कि आपको ये रिस्टोरेशन, रिवर रिस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। और बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन को है फ्लड वार्निंग्स करनी ज़रूरी है, और ये हमको पहले से पता चल जाएगा कि कितनी वर्षा होने वाली है, और अगर डैम्स हैं या तो रिवर्स हैं उस चैनल में कितना डिस्चार्ज होगा, वो भी आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि कुछ एरियाज़ में बात की है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब ये हमारी यहाँ पे भी आजकल करना शुरू कर दिया है हमारे देश में भी, लेकिन विदेश में ये काफ़ी कॉमन है। और इस तरह की जो मतलब रिवर ट्रेनिंग जो की जाती है, ये विंड डाइक्स की बात है। तो इससे क्या है कि आप एक थ्रू फ्लो अलाउ करते हैं चैनल को, और जो सेडिमेंट्स हैं उसको भी आप ट्रैप करते हैं, तो वो सेडिमेंट्स बाद में आप उसको ड्रेच करके हटा सकते हैं। चाइना का एग्जांपल है। इसी तरह से आपका जो है ये दूसरा एग्जांपल है, ये भी मेट्रोपोलिटन आपका पॉलिटन एरियाज़ का है जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, और ये बड़ी अच्छे से इसको प्रोजेक्ट दिया गया था, जी कैनाल प्रोजेक्ट है। इसको अंडरग्राउंड जो बनाया गया ये काफ़ी अच्छा था, ये जापान का है करके। तो ये कैसे फ्लो करता है, ये एक्सेस वाटर जो है वो आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप गहराई में चले जाओगे, जितने भी सब स्टेशन इस तरह के हैं वो आपकी गहराई में होंगे, तो आपके पास अच्छा ग्रेडियंट है, पानी आप वहाँ पे ड्रेन आउट कर रहे हो, और
शहरों में पानी भरेगा नहीं करके। तो ये ड्रेन्स जो बनाएंगे, ड्रेनेजेस बनाएंगे, जो अमूमन हम लोग देखते हैं कि वर्षा से पहले उसको क्लीन किया जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत गार्बेज उसमें फेंका जाता है, लेकिन इसकी वजह से क्या है कि आपका उसी ग्रेडियंट पे आपके पास अच्छा है और ड्रेन आउट कर दिया पानी, तो पानी आप इससे निकाल सकते हैं, एंड देन दैट कैन बी ऑल्सो यूटिलाइज्ड। और या तो फिर आपको वापस उसी नदी में उस पानी को भी डाल सकते हैं, उसको साइफन आउट कर सकते हैं शहरों को बचाने के लिए। तो ये मैकेनिज़्म एक सिंपल सा है जिसमें काम करता है वो। अब दूसरा जो रिस्टोरेशन बैंक वाली हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि क्योंकि हमने ये भी बात की थी कि आपका जो रिवर डायनेमिक्स हैं उसमें आपका जो मेंडर्स हैं वो इरोजिव होंगे, और जो उसके अंदर वाले पार्ट हैं, मेंडर का आउटर पार्ट इरोजिव होगा, अंदर वाला पार्ट डिपोजिशनल होगा। और जो आउटर पार्ट है उसमें आपका इरोशन हो, मतलब हम लोग कहते हैं उसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी इरोजन के साथ साथ। तो ये रिस्टोरेशन दिखाया है यहाँ पे कि पहले ये पूरा जो है इरोड हो रहा था, लेकिन जब रिस्टोर कर दिया तो आप ब्यूटीफुली इसको आप चैनलाइज कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिवर ट्रेनिंग है आपका करके। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में भी ये होना शुरू हो गया है, और एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो हम आपको बताएंगे, अहमदाबाद से है। तो ये एक फ्लड हुआ था आपका 1995 में, यूएस का है ये फ्लड, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन आफ्टर रिवर ट्रेनिंग जो था, आप देख सकते हैं कि पूरा बढ़िया सा आपको चैनल को मतलब या तो स्ट्रीम को चैनलाइज किया गया है, एंड देन एडजेसेंट एरिया को इसे प्रोटेक्ट किया गया करके। ये पार्ट है आपका जापान का, टोक्यो का है ये। अब टोक्यो में आप देखेंगे कि आपकी रिवर फ्लो बिल्कुल परफेक्टली है, कोई इशू नहीं है इसमें। और आप जो इसका एरिया का जो सरफेस है वो काफ़ी नीचे है, तो ये फ्लो डेप्थ आपके लिए अवेलेबल कराई है करके इन्होंने। तो और ये इसी तरह की जो हैं रिवर ट्रेनिंग की बात है, और रिवर ट्रेनिंग जो है ये काफ़ी कारगर साबित हुई है आपके। और भी देखें तो ये है आपका फ्लडिंग स्टेट है, ये गंगा का है। तो गंगा जी जो है यहाँ पे फुल फ्लेज फ्लो कर रही हैं। आप अगल बगल जितने भी हैं उसको एरियाज़ को, लो लाइंग एरियाज आर इनंडेटेड, और ये हालत होती है आपकी करके, बिकॉज लो लाइंग एरियाज में आपका अफेक्ट करेगा। तो ये पोर्शंस हैं जहाँ पे हैं, जहाँ पे हमने अलाउ किया लोगों को बसना, वो सही नहीं है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल करके। अब ये एग्जाम्पल आ रहा है आपका गुजरात का। अभी तो ये काफ़ी अच्छा सुंदर सा बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन ये एरिया में साबरमती में जो एडजेसेंट एरियाज थे उसमें हमेशा फ्लडिंग देखी गई है। लेकिन आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड रिवर ट्रेनिंग जो किया है इन्होंने करके, तो उसके बाद जो है यू कैन सी द चेंजेस विच आर बिन कमिंग अक्रॉस। ओके, सो हम लोग यहीं रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई टॉपिक पे बात करेंगे जो कि लैंडस्लाइड के ऊपर है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।